सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है इस कक्षा में। और इस कक्षा में अपन आज संविधान के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। संविधान की क्यों आवश्यकता हुई, भारतीय संविधान में क्या क्या कानून नीति नियम बने और उससे पहले की परिस्थितियाँ क्या थी कि हमें संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी, और भारतीय जो संविधान बना वो क्यों बना, किस किस व्यक्ति का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, उससे पहले किस किस व्यक्ति ने क्या क्या योगदान भारतीय संविधान में दिया। भारतीय संविधान को अपन एक विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और वर्तमान परिस्थितियाँ क्या थी और इससे पीछे जो ईस्वी 1600 से क्या स्थितियाँ ऐसी पैदा हुई कि हमें भारतीय संविधान की आवश्यकता हुई। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब तक आप नहीं देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने के बाद ही अपन संविधान तक जाएंगे। संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा था, कौन सी कंपनी का क्या कार्य था, उसके बाद अपन संविधान को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इससे पहले, संविधान से पहले क्या क्या कानून, क्या क्या नीति नियम, क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट, क्या क्या भारत परिषद अधिनियम चलते थे, उसके बारे में अपन एक विस्तृत चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कोई भी अध्यापक आपको संविधान पढ़ाने से पहले उस पर विचार नहीं करता है, परंतु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ना चाहिए। और अति महत्वपूर्ण है कि आपको एक पृष्ठभूमि तैयार होने के बाद ही किसी टॉपिक तक अपन पहुँचें, तो एक आधारशिला, एक स्तंभ तैयार हो जाता है कि इस प्रकार की स्थितियां तो पहले हुआ करती थी और वर्तमान में स्थितियां इस प्रकार की रही हैं। वर्तमान भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, यह आपको पढ़ा रहा हूं मैं। भारत में जो अंग्रेज हुआ करते थे, जो ब्रिटिश हुआ करते थे, वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 ईस्वी तक राजा महाराजा व्यापार कर रहे थे, लोगों को लूट रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, शोषण कर रहे थे, कार्य करवाते थे, कुछ दिया तो दिया, कुछ नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई कानून नीति नियम नहीं था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने आई तो इसका कोई मूल ऐसा कोई प्रशासन या फिर सरकार स्थापित करने का या फिर कानून नीति नियम बना करके किसी भी प्रकार का सरकार का लागू करने का अधिकार इनको नहीं था, और नहीं ये चाहते थे कि इस प्रकार का कार्य हो। ये मात्र व्यापार करने आए थे, व्यापार करके भारत से अच्छे तरीके से पैसे कमा करके और अपन ब्रिटेन भेजे। इनका यही एक मूल कारण रहा था। फर्स्ट टाइम इनका प्रथम जब समय रहा था, उस समय इनका कोई ऐसा विचार भारत पर शासन करने का नहीं रहा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त कर लिया गया, जिसका चार्टर होता है, जो पीए होता है, पर्सनल अकाउंटेंट जो होता है, वो विस्तृत अधिकारी जो हुआ करता था एलिजाबेथ का, वो भारत के व्यापार करने के अधिकार को प्राप्त कर लेता है कि हम भारत में व्यापार करेंगे और हम पे कोई रोक टोक किसी प्रकार की नहीं होगी। जैसे ही 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा ने भी व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया, तो 1765 में जैसे ही बंगाल भी उभर कर आया, उड़ीसा भी और बिहार भी। तो 1765 की एक घटना है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे ही व्यापार का अधिकार प्राप्त करते हैं, तो जैसे ही महारानी ने सोचा वहाँ पे ब्रिटेन में कि हाँ, तो प्रतिद्वंदी पैदा हो जाएंगे, हमें बीच में युद्ध करने पड़ेंगे, प्रतिद्वंदता तो पैदा होगी। जैसे व्यापार में दूसरा कोई व्यक्ति अगर मजबूत खड़ा हो जाता है, इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कोई भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति या किसी प्रकार का राज्य या कोई मजबूत पक्ष नहीं खड़ा था। ये अपने व्यापार कर रहे थे और आराम से धन यहाँ से ले जाकर भारत से ब्रिटेन ले जा रहे थे। तो जैसे ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा ने व्यापार के अधिकार प्राप्त किए, तो महारानी 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप महारानी ने सोचा कि विद्रोह तो होंगे, तो जैसे 1857 क्रांति भी हो गई थी। 1857 क्रांति होने के बाद तो इसने सोचा कि अब तो मतलब ही नहीं है कि अपनी यहाँ पे काबू लग जाए। तो उसने क्या कहा कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उससे जो शासन के अधिकार थे वो सारे अपने हाथ में ले लिए, प्रत्यक्ष अपने हाथ में ले लिए। और विक्टोरिया भारत के शासन उत्तरदायित्व जो अपने हाथों में ले लिया उसने। और ये 1858 से लेकर के 1947, जब तक भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 तक, खुद के हाथों में इन्होंने शासन रखा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता हुई। देखिए, स्वतंत्रता मिलने से पहले ही भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार होने लग गई थी। कैबिनेट मिशन जो आया था उसी से रूपरेखा तैयार हो गई थी।
और जो भारतीय संविधान का गठन जो होता है वो 6 दिसंबर 1946 को होता है। उसकी पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को हुई, और जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बनेगा, जो अपन अगली कक्षा में एक विस्तृत इसका अध्ययन प्रस्तावना का भी करेंगे। तो भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद तो अपन को करना ही करना था। उससे पहले ही अपन 1946 से ही प्रयासरत थे कि संविधान सभा का निर्माण किया गया। चुनाव जुलाई में हुए, उसके बाद में उसका गठन 6 दिसंबर 1946 को कर दिया गया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होगी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होगी, तीसरी बैठक आम अध्यापक आपको पढ़ाते नहीं है, तो तीसरी बैठक के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना भारत की है, जिसे पारित संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को कर दिया था। इस तरह से 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, जबकि ये संविधान हमारा 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, आत्मर्पित हो गया था, अधिनियमित हो गया था। हमने हर व्यक्ति ने ये कह दिया था कि हम पर ये संविधान लागू होगा, और इसके जो कानून नीति नियम है हर व्यक्ति पर नियम, प्रथम व्यक्ति चाहे भारत का हो या कितना भी निम्नतम स्तर का व्यक्ति हो या भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति हो, उस पर सभी पर समान रूप से लागू होगा। ये लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। जो संविधान का अस्तित्व था वो 26 जनवरी 1950 को आया। क्यों आया? क्योंकि 26 जनवरी को ही कांग्रेस ने संविधान का जब निर्माण हुआ था, उससे पहले ही 1930 में हमने क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया था कांग्रेस ने 1930 में, इसलिए 26 जनवरी की डेट एक प्रमुख हो गई थी, इसीलिए हमने लागू इस दिन किया था। जब हमारा संविधान बना तो सम प्लस विधान दो अर्थों से बनता है। सम का अर्थ हो गया समान सभी जगह, और विधान का जो भी कानून नीति नियम बने उस सभी जगह एक रूप से कानून नीति नियम बनेंगे और वो लागू होंगे, तो उसे हम संविधान कहेंगे। अब इससे पहले की क्या स्थितियाँ थी कि पहले तो कंपनी का शासन हुआ करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में ही आ चुकी थी। 1600 ईस्वी के बाद में 173 यानी कि पौने 200 साल तो इन्होंने सोचा ही नहीं, कुछ भी व्यापार किया, खूब पैसा कमाया, यहाँ से और ले गए। कंपनी का शासन जैसे ही 1773 से स्टार्ट होता है, 1773 से और 1858 तक तो रहा कंपनी का शासन। जैसे ही 1757 का विद्रोह हुआ और उधर बंगाल, उड़ीसा और बिहार खड़े हो गए थे व्यापार में प्रतिद्वंदी के रूप में, तो महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया था 1858 के शासन में। 1857 की क्रांति के बाद जो प्रत्यक्ष अपने हाथों में शासन को ले लिया था, उन्होंने चलाया 1858 से लेकर के 1947 तक। उसे बोलते हैं सम्राट का शासन। दो प्रकार के शासन हो गए हैं, एक तो कंपनी का शासन हो चुका है, एक सम्राट का शासन हो चुका है। कंपनी का शासन 1773 से 58 तक चला 1800, और 1858 से 1947 तक सम्राट का शासन चला। इनके बीच में कुछ एक्ट बने, रेगुलेटिंग एक्ट बने, भारत परिषद अधिनियम बना, उनके बारे में अपन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले 1773 बना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अपन को दो ही चीज़ें याद रखनी है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। पहले जो गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, उसी को हमने क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर ही हुआ करता था, उसको गवर्नर जनरल कर दिया। किस एक्ट में किया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया। पहले जो गवर्नर बने, बंगाल के गवर्नर जनरल बने, वो वॉरेन हैसिंगटन है। गवर्नर नहीं बोलेंगे आप, गवर्नर जनरल बोलेंगे। तो पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हैसिंगटन बने। इस एक्ट के तहत 1774 में एक और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया इस एक्ट के तहत कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, जो कलकत्ता में की गई 1774 में उच्चतम न्यायालय की, जिसका पैनल 4 व्यक्तियों का पैनल था। 4 न्यायाधीश उसमें हुआ करते थे, 3 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश इसमें हुआ करता था। और ये जो उच्चतम न्यायालय के निर्माण किया गया था, ये कलकत्ता में किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। तो 1773 के एक्ट की दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल जिसे वॉरेन हैसिंगटन को बनाया गया, और 1774 में कलकत्ता में क्या सुप्रीम कोर्ट का या उच्चतम न्यायालय का स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1781 में जो है कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, वही
जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की उसमें कुछ सदस्यता न्यायाधीशों की बढ़ा दी गई, कुछ अधिकार बढ़ा दिए गए। उधर बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उसको और अधिकारों को बढ़ा दिया गया। फिर आता है महत्वपूर्ण 1833 का चार्टर अधिनियम। अतः भारत में जो 1833 का चार्टर अधिनियम था, इसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो आपको पता होना चाहिए कि 1873 में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। केंद्रीकरण क्या है? अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है पॉलिटिकल साइंस में कि जब तक आपको केंद्रीकरण शब्दावली है उसका पता ही नहीं है तो आप आंसर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। केंद्रीकरण का तात्पर्य है सत्ता को संगठन के उच्च स्तर पर केंद्रित करना। सभी को समझ में आ गया होगा। सत्ता का जो संगठन है उसको उच्च स्तर पर केंद्रित करना, एक जगह केंद्रित करना और एक व्यक्ति के रूप में केंद्रित करना ही केंद्रीकरण कहलाता है। उसी केंद्र से, सेंटर से, संगठन से आदेश निकलेंगे जो निम्नतम स्तर तक लागू होंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत नीति निर्धारण, निर्णय लिए जाएंगे। प्रशासनिक, कानूनी, राजनीतिक, न्यायिक सभी फैसले वहीं से होंगे। उसे ही हम क्या कहेंगे? केंद्रीकरण कहते हैं। तो केंद्रीकरण की दिशा में अधिनियम निर्णायक कदम था। और इसमें जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते, जो 1773 में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया था, उसको बदल दिया भाई हमने। ये महत्वपूर्ण ये किया कि भारत का गवर्नर जनरल उसको बना दिया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया 1773 में, 1733 में हमने क्या कर दिया? उसको भारत का गवर्नर जनरल दे दिया और उसको सभी नागरिक सैन्य शक्तियाँ प्राप्त थी। सभी प्रशासनिक, नागरिक, सैन्य सभी शक्तियाँ उसको, क्योंकि जब सारी शक्तियाँ एक जगह होंगी तभी केंद्रीकरण की स्थापना होगी। तो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। और भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ करते थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का भी यार होना चाहिए वॉरेन हॉशिंगटन। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर अधिनियम 1733 के बाद में 1833 का जो बना उसमें हमने भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, यह आपको याद होना चाहिए। और चार्टर एक्ट 1833 में एक शुरुआत की गई, एक प्रयास किया गया कि जो सिविल सेवक हैं, सिविल सेवक का मतलब समझते हैं, जो नौकरी की तैयारी करते हैं और जो नौकरी करना चाहते हैं, जो सिविल सेवक बनना चाहते हैं, उनको खुली प्रतियोगिता का आयोजन की शुरू करने का प्रयास किया। 1833 में हमने प्रयास किया था, 1853 में उसे शुरुआत की थी। शुरुआत करना और प्रयास करना अलग अलग चीज़ें हैं। प्रयास किया गया था, इसका मतलब विफल रहा, इस वजह से हमने 1833 के चार्टर अधिनियम में उसको लागू नहीं किया। 1853 के हम चार्टर अधिनियम में उसको लागू कर देते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। 1853 के चार्टर अधिनियम में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। तो इसमें हमें जो सिविल सेवक की भर्ती करनी थी उसके लिए खुली प्रतियोगिता का मतलब ये है कि आपको आवेदन करना है, सबके लिए समान अधिकार है, आइए अवसर प्राप्त करिए, जो उच्चतम स्तर पर तक पहुंचेगा उसी का चयन हो जाएगा। तो प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई 1853 में। और 1854 में भारतीय सिविल सेवकों के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। और जो मैकाले समिति है ये भारतीय शिक्षा में जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, शिक्षा में तो इसने क्रांति ला दी थी। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल, विश्वविद्यालय खुले, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और क्षेत्रीय भाषाओं में भी खूब शिक्षा में बढ़ावा दिया गया। तो ये भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में जो मैकाले समिति थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा है। तो 1853 के एक्ट जैसे ही ख़त्म हुआ तो 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति के बाद में जैसे ही ब्रिटिश ताज ने सोचा कि इस प्रकार से तो काम चलना वाला नहीं है भाई, शासन का जो भारतीय कंपनी शासन कर रही है उसको समाप्त करो और प्रत्यक्ष मेरे हाथ में शासन दो, जब ही कंट्रोल होगा। तो उसके बाद में 1858 के जो एक्ट में 1857 के विद्रोह के बाद में 1858 से 1947 तक ताज का शासन रहा और गवर्नर जनरल का पद नाम इसमें फिर बदल दिया गया। इसको वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? भारत का वायसराय कर दिया गया। 1858 से 1947 तक का जो शासन था उसमें सबसे पहले बड़ी बात ये थी कि गवर्नर जनरल का पदनाम फिर बदल दिया गया और जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उसको क्या बना दिया गया? भारत का वायसराय बना दिया गया 1858 में। यह वायसराय भारत का ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का मतलब उसके समक्ष ही रहता, उसी जो आदेश निकालती ब्रिटिश ताज वही कार्य कौन करेगा? भारत का वायसराय होगा।
केंद्रीकरण हो चुका था शक्ति का, एक जगह शक्ति जो है, सत्ता जो है संगठित हो चुकी थी, वहीं से सारे कार्य न्यायिक, प्रशासनिक या फिर राजनीतिक सभी कार्य वहीं से हो रहे थे। प्रतिनिधि बन गया लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय बने। तो लॉर्ड कैनिंग जो है महारानी ताज जो हुआ करती थी, ब्रिटिश ताज, उसका क्या बना, प्रथम वायसराय बने। तो आपको ये चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हसिंगटन करेंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन करेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग करेंगे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन करेंगे, लॉर्ड कैनिंग करेंगे। 1919 का भारत शासन जो अधिनियम है, या फिर भारत परिषद अधिनियम करें 1909, इसके बाद 1919 का भारत परिषद अधिनियम आएगा, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 का आएगा, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, उसके बारे में विचार करेंगे। तो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मार्ले मिंटो क्यों कहते हैं? इस समय जो लॉर्ड मार्ले हुआ करते थे, वो तो इंग्लैंड के भारत में राज्य सचिव हुआ करते थे, इंग्लैंड में थे, और भारत के क्या थे, राज्य सचिव थे। कौन थे? लॉर्ड मार्ले। और जो लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे 1909 में, वो थे वायसराय, भारत के क्या थे, वायसराय थे। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में 1909 में क्या किया गया कि आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। 16 से लेकर के 60 बहुत बड़ा कदम था, 16 से सीधा ही 60 जो है सीटें कर दी गई प्रांतीय या केंद्रीय विधान परिषदों में। इसमें 1909 में महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम 1909 में महत्वपूर्ण चीज़ें यह थी कि भारत परिषद अधिनियम कहें 1909 में, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन करें, भाई ये गलती से छप चुका है, इसको निर्वाचन करें। निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आया है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब यह होता है कि मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति जो मत देगा, वो मुस्लिम प्रतिनिधि को ही मत देगा और उसी को निर्वाचित करेगा, उसके अलावा मत किसी को नहीं देगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, इसके अलावा उस पर कोई चुनाव नहीं करेगा, वोटिंग नहीं करेगा। अतः सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। अब सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई, इसका मतलब क्या है? वैधानिकता का अर्थ होता है कानूनी रूप दे दिया गया, कानूनी रूप दे दिया गया। कानूनी रूप से उसको कह दिया गया कि इसमें कोई किसी पर हस्तक्षेप नहीं होगा, मुस्लिम सदस्य मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधि को चुनाव करेंगे, वही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। लॉर्ड मिंटो, क्योंकि लॉर्ड मिंटो उस समय क्या थे, भारत के वायसराय थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। इसके बाद में अपन भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ेंगे। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना करी जाएगी, जो सो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो समाप्त करके प्रांतों में द्वैत शासन उसके बाद में सेंटर में लागू 1935 में हो जाएगा, जो काफ़ी समय तक लागू नहीं रहा, सख्त कामयाब नहीं हो पाया, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद अपन संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, विधान समितियाँ प्रमुख थी उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन जाकर के अनुच्छेदों में जाकर संविधान को स्टार्ट करेंगे पहले अनुच्छेद से। इस प्रकार से इस कक्षा में अपने संविधान बनने से पहले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी। इससे अगली कक्षा में अपन पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे। इसका कुछ रिवीजन भी अगली कक्षाओं में मैं आपको करवा दूंगा, महत्वपूर्ण इसमें क्या रहा था। तो आपने जो इस कक्षा में देखा था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, भारत के संविधान से पहले क्या क्या कानून नीति नियम किस प्रकार से बनते थे, ताज का शासन कब था, कंपनी का शासन कब था, इस प्रकार से आपने इस कक्षा को एक विस्तृत रूप से देखा। और आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में विस्तृत रूप से फिर से विचार करेंगे। जय हिंद।